Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है दैट इज योर लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। इस सीरीज में अगर आप किसी भी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे 5 ईयर के लॉ स्टूडेंट हो या 3 ईयर के, और अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसको मैंने पिक किया है दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज के सेशन में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट स्टेटस क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज। पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एविडेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ। अब ये देखिए, क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है कि अगर आपने स्टार्ट किया है पढ़ना एविडेंस को तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका आंसर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इवन इसका जो आंसर है वो आप दूसरे मेंस के जो क्वेश्चंस हैं आपके उनमें भी आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट इज एविडेंस, सबसे पहला रूल जब भी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि आप अपने सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। जब मैं इस सवाल को पढ़ता हूं तो इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मुझे यहां पर 2 सवालों का जवाब देना है। पहला कि एविडेंस क्या होता है और दूसरा एविडेंस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एविडेंस का मीनिंग के लिए हम सबसे पहले जा सकते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जो कि बात करता है आपके लैटिन टर्म की। जो एविडेंस है वो कौन सी लैटिन टर्म से लिया गया है, दैट इज एविडेयर, जिसका मतलब क्या है? टू शो क्लियरली। एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर। देखिए, कोर्ट सबूत मांगती है, चाहे आपका सिविल केस हो या फिर आपका क्रिमिनल केस हो। दोनों ही केसेस में किस पार्टी के फेवर में जजमेंट आएगा ये डिपेंड किस पे करता है? दैट इज योर एविडेंस। तो चीजों को अब जज साहब ने जब डिसीजन देना है, चाहे वो आपका सिविल केस हो या फिर आपका वो क्रिमिनल केस हो, जज साहब किस तरीके से केस में डिसीजन देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब प्लेंटिफ ने कौन से एविडेंस दिए हैं या डिफेंडेंट ने कौन से एविडेंसेस दिए हैं। और अगर मैं क्रिमिनल केस की बात करूं तो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने कौन कौन से एविडेंसेस रखे हैं, एंड सेम गोज फॉर डिफेंस। तो उसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा डिसीजन होगा। इसीलिए एविडेंस का मतलब होता है टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और ए कह रहा है कि मैं मालिक हूं, बी कह रहा है मैं मालिक हूं। अब कोर्ट में जो एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री किसके नाम पे है, पोजीशन किसके पास है, एंड सो ऑन, या आपके पास जो राइट बनता है वो किस तरीके से बनता है, आपने सेल परचेज किया है या फिर आपको गिफ्ट में मिला था या फिर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंड सो ऑन। तो उस तरीके के जो भी एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा उसके फेवर में वो जजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट, मैंने यहां पे डेफिनेशन ऑफ एविडेंस को भी यूज किया है। तो मतलब अभी पहले ही पार्ट में व्हाट इज एविडेंस में आप जो थर्ड पॉइंट यूज कर सकते हो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। और ये और भी इजी है याद रखना, रीजन बीइंग क्योंकि सेक्शन 2 सबको पता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका आपका डेफिनेशन क्लॉज है, और एविडेंस ई फॉर एविडेंस। तो सेक्शन 2 क्लॉज ई डिफाइन करता है कि एविडेंस क्या है। जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज योर ओरल एविडेंस एंड द सेकंड वन इज योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो किस तरीके से आप चीजों को प्रूव कर सकते हो? तो इसके 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट वन इज योर ओरल एविडेंस, ठीक है जी, आप बोलकर एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। और दूसरी तरफ आपका जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं तो वहां पे आ जाती है क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, और अगर उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी है, मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी है एंड सो ऑन, तो वो आपके यूजुअली फॉल कर जाते हैं सेकेंडरी एविडेंस में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? तो वो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कैटेगरी में ही फॉल करता है। तो ये आई थिंक काफी सफिशिएंट मटेरियल है आपका ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि एविडेंस क्या होता है। अब आ जाते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ। अब देखिए,
एविडेंस में और एविडेंस लॉ में डिफरेंस है। कैसे? एविडेंस का मतलब मैंने आपको अभी अभी इस स्लाइड पे बताया है, लेकिन एविडेंस लॉ क्या होता है आइए देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। लॉ ऑफ एविडेंस, जिसका मतलब है हम बात कर रहे हैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या करता है? गवर्न करता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, सारे जनरल प्रिंसिपल्स की, सारे एक्सेप्शंस की। किसके बारे में? कि एविडेंस क्या होता है। और अब इस बीएसए का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने यहां पे डिस्कस किया है। और ऑब्जेक्टिव को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिससे कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लें वन बाय वन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं इन रिलेशन टू प्रेजेंटिंग एविडेंस, कि भाई एविडेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सा है बेस्ट एविडेंस एंड सो ऑन। एविडेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हाँ, एक चीज और कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं मेजर लॉ ऑन एविडेंस, तब आपका वहां पर नाम एक ही आता है, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है जी। सेकेंड, टू एंश्योर फेयर ट्रायल, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्यों फेयर ट्रायल? आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी याद आना चाहिए, दैट इज योर आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमें फेयर ट्रायल मिले। इवन इन द केस ऑफ अजमल कसाब, उसका भी ये राइट है कि उसको फेयर ट्रायल मिले। डन। मैं अजमल कसाब का एग्जांपल यूजुअली फेयर ट्रायल में इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर उनको फेयर ट्रायल मिल रही है तो फिर बाकी सब तो आप देख ही लो। ठीक है, इन शॉर्ट सबको, एवरीवन, देयर इज नो एक्सेप्शन कि भाई आपको फेयर ट्रायल का राइट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट। अब फेयर ट्रायल में क्वेश्चन आता है कि फेयर ट्रायल में एविडेंस क्या रोल प्ले करेगा। तो फेयर ट्रायल में एविडेंस ये रोल प्ले करेगा कि जब आप कोर्ट में एविडेंसेस दोगे तभी जो है आपकी ट्रायल फेयर हो पाएगी। रीजन बीइंग आपके फेवर में डिसीजन आ पाएगा, रीजन बीइंग जस्टिस हो पाएगा, जस्टिस डिलीवर ही तब हो पाएगा। और ये जो मैंने सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा है, टू एंश्योर फेयर ट्रायल, ये आप लॉन्ग टाइटल में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के देख सकते हैं, सेक्शन 1 के ऊपर ही वहां पर मेंशन भी है। ठीक है जी। कमिंग टू द थर्ड वन, टू एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, पूरा जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो बात होगी व्हाट टू प्रूव, कोर्ट में प्रूव क्या करना है, उसका आंसर कौन करेगा? बीएस से, जिसमें कि आंसर आता है आपका फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। दूसरा सवाल कि सर पार्ट 3 किससे डील करता है? तो आंसर इज कि हाउ टू प्रूव, चीजों को प्रूव कैसे करना है। तब आंसर आता है कि आपको ओरल एविडेंस से और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से चीजों को प्रूव करना है। और लास्ट आपका पार्ट 4, ये किस क्वेश्चन को डील करता है कि कौन प्रूव करेगा, बाय हुम टू प्रूव, विटनेसेस का क्या रोल रहेगा, किस टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं एंड सो ऑन। ये आपको लास्ट पार्ट में इस सवाल का जवाब मिलता है। तो बेसिकली टू एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। तो अगर मैं इन तीनों क्वेश्चंस को कंक्लूड कर दूं कि लाइक व्हाट टू प्रूव, हाउ टू प्रूव एंड बाय हुम टू प्रूव, तो इन सभी सवालों के जवाब कौन देता है? एंड द आंसर इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये है आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ, इन सभी सवालों के जवाब। एक चीज और आपको बताता हूं, जब भी आपको जानना हो कि किसी भी पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके बेयरक के इंडेक्स पर जाना है और उसके इंडेक्स से को गो थ्रू करना है। अब वो इंडेक्स में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उन सभी सवालों के जवाब वो आपका एक्ट, वो आपका पर्टिकुलर लॉ दे रहा है। तो हमने ये अपना पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है, व्हाट इज एविडेंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस लॉ। अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। दो ऐसी टर्म जो कि बार बार लगातार आपके पूरे एक्ट में, हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं वापस से आएंगी ही आएंगी। अब अगर मैं डिफरेंस मुझे इन दोनों टर्म्स में करना है तो सबसे पहला डिफरेंस हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन 2G डिफाइन करता है कि फैक्ट इन इशू क्या है एंड 2K डिफाइन करता है कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है। नीचे अगर आप मीनिंग देखेंगे तो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट दोनों के ही मीनिंग्स को मैंने यहां पे लिखा है, जिसको अगर बहुत सिंपल भाषा में समझा जाए तो फैक्ट इन इशू होते हैं आपके मटीरियल फैक्ट, द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बेसिकली वो फैक्ट जिन्हें आप अगर कोर्ट में प्रूव कर दोगे तो डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा।
और रेलिवेंट फैक्ट वो फैक्ट जो कि आपको फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पहले एक क्रिमिनल केस का और फिर लेते हैं एक सिविल केस का, समझने के लिए कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की तो सबसे सिंपल एग्जांपल आई थिंक मर्डर का हम एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। तो मर्डर के केस में फैक्ट इन इशू क्या होगा, राइट? तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमें उसका फैक्ट इन इशू निकालना है, तो उस ऑफेंस के जो एसेंशियल्स होंगे वही बेसिकली आपके फैक्ट इन इशू होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोर्ट में यह प्रूव कर दूं कि एक्यूज्ड की इंटेंशन थी और उसी ने कॉज की है डेथ ऑफ द विक्टिम, तो आप इजीली मर्डर को प्रूव कर सकते हैं। तो आप इससे यह भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि किसी भी ऑफेंस के जो एसेंशियल्स होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं फैक्ट इन इशू। तो मर्डर के लिए फैक्ट इन इशू क्या हुआ आपका? फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकेंड वन इज योर कॉज एंड द थर्ड वन इज योर डेथ। ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मर्डर के केस में रेलिवेंट फैक्ट क्या हो सकता है, मतलब इन्हीं फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें और कौन कौन से फैक्ट्स चाहिए। रेलिवेंट फैक्ट को वैसे समझना और भी इजी है। आप कह सकते हैं कि सेक्शन 4 से लेकर टिल सेक्शन 50 तक आपके जो भी सारे के सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि ए ने बी को क्यों मारा, कुछ ना कुछ मोटिव होगा बिहाइंड, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, कोई फैमिली फ्यूड हो सकता है, ठीक है, कुछ कैश का लेन देन हो सकता है, किसी और तरह की कोई दुश्मनी हो सकती है एंड सो ऑन। तो जो भी मोटिव होगा क्या वो भी रेलिवेंट होगा कोर्ट में प्रूव करना? बिल्कुल वो रेलिवेंट होगा, क्योंकि वो शो कर रहा है कि ए ने ही बी को मारा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, प्रिपरेशन, तो किसी भी तरीके की प्रिपरेशन को प्रूव करना कि ए ने बी को मर्डर करने के लिए सो एंड सो चीजों को प्रिपेयर किया था, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका रेलिवेंट हो जाएगा। तो अगर मैं क्रिमिनल केसेस में बात करूं तो फैक्ट इन इशू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, द मटेरियल फैक्ट्स कौन से होते हैं जिनको अगर आपने प्रूव कर दिया तो आप बेसिकली उस ऑफेंस को प्रूव कर दोगे। तो आपके हो गए द एसेंशियल्स, और दूसरी तरफ आपके रेलिवेंट फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो कि आपके सेक्शन 4 से लेके टिल सेक्शन 50 तक किसी भी सेक्शन में रेलिवेंट आते हैं, तो उन्हें हम रेलिवेंट फैक्ट्स कहते हैं, जो कि यूजुअली होते हैं ताकि आप फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पाओ। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपको एविडेंस लॉ पढ़ा रहा हूं, तो क्या उस एविडेंस लॉ की क्लास में शोले मूवी की स्टोरी सुनाना रेलिवेंट होगा? तो एविडेंस की क्लास, शोले की मूवी की स्टोरी, क्या कोई रेलिवेंसी है? तो आंसर आएगा नो, ये रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्क्रिप्ट राइटिंग पे क्लास ले रहा हूं और मैं वहां पे शोले की मूवी सुनाता हूं, तो क्या वो वहां पे रेलिवेंट होगा? तो आंसर इज यस, वो स्टोरी वहां पर रेलिवेंट हो जाएगी। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उस केस में उस फैक्ट का क्या लेना देना है, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं फ्रॉम द सिविल केसेस, राइट? कि सिविल केसेस में फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है। तो सपोज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी, दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, और बी ने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए क्या करेगा? ए ने सूट फाइल कर दिया बी के ऊपर, ठीक है जी, ताकि वो जो है वहां पे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सके एंड सो ऑन, डैमेजेस क्लेम कर सके। तो अब इस सिनेरियो में, इस केस में ए के लिए फैक्ट इन इशू क्या होगा? तो जिस तरीके से फैक्ट इन इशू क्रिमिनल केसेस में क्या था? क्रिमिनल केसेस में क्या था? किसी भी ऑफेंस के एसेंशियल्स, द मोस्ट मटेरियल फैक्ट। यहां पर भी वही होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन अ सिविल केस। मतलब कोर्ट में ए क्या प्रूव कर दे कि केस उसके फेवर में आ जाए, और वहां पर आएगा
कॉज ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट, विच मींस कि अगर कोर्ट में ए ये प्रूव कर दे कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी एंड देयर वाज अ ब्रीच फ्रॉम द एंड ऑफ बी, तो आप क्या प्रूव कर दोगे इजीली? कॉज ऑफ एक्शन। तो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फैक्ट है, और ब्रीच किया है बी ने, ये आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? फैक्ट एंड इशू। और अगर मैं इसी में बात करूं रेलिवेंट फैक्ट की, तो वो दोबारा से क्या आ जाएंगे आपके सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेक्शन 10 का आ सकता है कि भाई डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो फैक्ट्स आप जब कोर्ट में बताओगे, ए जब बताएगा कि कितने डैमेजेस मुझे मिलने चाहिए, तो वो फैक्ट भी एज पर टू सेक्शन 10 रेलिवेंट होगा। तो इस तरीके से सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक सारे के सारे फैक्ट्स आपके रेलिवेंट हो जाएंगे। अब इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि देखिए फैक्ट एंड इशू तो होते हैं बहुत ही मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कि इसको प्रूव कर दिया तो बात खत्म। अब उनके अलावा और भी तो फैक्ट्स होंगे जिनका उस फैक्ट एंड इशू से कुछ ना कुछ लेना देना होगा, तो उन फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? रेलिवेंट फैक्ट्स, जिसमें एग्जांपल आ जाता है सेक्शन 4 to 50। तो मैंने आपको दो डिफरेंसेस बता दिए, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर एंड द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं जी? नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन का क्या मतलब है? रेलिवेंसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं माय नेम इज संदीप खत्री, बस एक फैक्ट है, माय नेम इज संदीप खत्री, बाय द वे दिस इज रियलिटी एज वेल, बट दिस इज जस्ट अ फैक्ट। अब मैं आपसे पूछूं माय नेम इज संदीप खत्री, क्या ये रेलिवेंट है? तो आप कहोगे कि आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कम से कम दो फैक्ट्स होने चाहिए, तब आप बता सकते हो कि रेलिवेंसी है या नहीं है। रिमेंबर माय एग्जांपल, शोले मूवी की स्टोरी एंड एविडेंस लॉ की क्लास, क्या ये रेलिवेंसी है? तो आंसर आएगा सर कोई रेलिवेंसी है ही नहीं, राइट? तो इसी तरीके से अगर ये आज मेरी पहली क्लास है और इसमें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, माय नेम इज संदीप खत्री, तो क्या वो रेलिवेंट होगा? बिल्कुल रेलिवेंट होगा, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो देयर माइट बी मैनी स्टूडेंट्स जिनको मेरा नाम ना पता हो, राइट? तो ये रेलिवेंट हो सकता है, राइट? तो इट मींस कि रेलिवेंसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखी जाती है। आपको कम से कम दो फैक्ट्स चाहिए, उन्हीं के बीच में आप रिलेशनशिप बताते हो कि रेलिवेंसी है या रेलिवेंसी नहीं है, राइट? जैसे कि इस क्लास में मेरा ये बताना कि मैंने ब्रेकफास्ट क्या किया था, क्या ये रेलिवेंट होगा? आई होप यू नो द आंसर, एंड द आंसर इज नो, राइट? नेक्स्ट वन, लॉजिकल एंड अच्छा हाँ, इसी में डिफरेंस पूरा कर लेते हैं। तो रेलिवेंसी कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखी जाती, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट जो है अपने आप में फैक्ट एंड इशू हो सकता है। नेक्स्ट वन, लॉजिकल एंड लीगल। तो जब ये लॉजिकल एंड लीगल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ आपके रेलिवेंसी। तो लॉजिकल जो आपकी रेलिवेंसी है वो लॉजिकल देखी जाती है, लीगल देखी जाती है? तो आंसर आएगा हमेशा लीगल रेलिवेंसी देखी जाती है। और लीगल रेलिवेंसी का क्या मतलब है? सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक, ठीक है? लेकिन लॉजिकल और लीगल फैक्ट इन इशू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सोर्स। सोर्स मतलब, सोर्स का मतलब है कि रेलिवेंसी आप देखते कहां से हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि फैक्ट इन इशू के लिए हम सब्सटेंटिव लॉ को रेफर करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंटिव लॉ है, आपका भारतीय न्याय संहिता सब्सटेंटिव लॉ है, तो वहां से हम जो है फैक्ट इन इश्यूज को लेते हैं, ठीक है जी? अगर मैं बात करूं रेलिवेंट फैक्ट की, तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है जी? सेक्शन 4 to 50। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इलस्ट्रेशन। तो मैं ऑलरेडी आपको एक सिविल और एक क्रिमिनल का एग्जांपल दे चुका हूं, तो वो भी आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आप और भी डिफरेंसेस ऐड ऑन कर सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट बेसिक, और जिसको हम कहते हैं कोर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मेजर टॉपिक्स, विच इज फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब आते हैं जी आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। कि सर करंट स्टेटस क्या है आज की तारीख में?
दोनों का एप्लीकेशन है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूं तो मुझे क्या सिर्फ पहले बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना चाहिए, या पहले मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है, या मुझे दोनों पढ़ने हैं, क्या स्टोरी क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले आपको यह समझना होगा कि दो तरीके के लॉज होते हैं, वन इज योर रेट्रोस्पेक्टिव, वन इज योर प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि अगर आज कानून आया है, जैसे कि अगर मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है एज पर टू सेक्शन 1? तो 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई 2023 से पहले के जो केसेस हैं, अगर उनके ऊपर भी आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव। और अगर 1 जुलाई 2023 के बाद के जो केसेस हैं उनके ऊपर अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा तो हम उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। तो आंसर इज, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जिससे कि हमें अभी यह हमें पता कैसे लगता है? यह हमें पता लगता है सेक्शन 170 को पढ़कर। सेक्शन 170 क्लॉज 1 ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने के बाद, जो कि 1 जुलाई 2023 आने के बाद आपका 1 जुलाई 2024 के आने के बाद, अब आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिपील्ड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है जी, ये आपका क्लॉज 1 कहता है ऑफ सेक्शन 170। ये देखिएगा, ये मैंने यहां पे प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का वो मतलब भी आपके लिए लिख दिया है। ये देखिएगा, अब ये आपका क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडियन एविडेंस एक्ट इज हियर बाय रिपील्ड। ठीक है जी, अब आते हैं क्लॉज 2 पे, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्लॉज 2 ये बताता है कि जो भी 1 जुलाई से पहले के जो केसेस हैं, 1 जुलाई 2024 से पहले के जो केसेस हैं, उन पर आज भी आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा। तो इन शॉर्ट कि क्लॉज 2 आपको यह कहता है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब डिस्पाइट ऑफ, आपने जो क्लॉज 1 में पढ़ा कि रिपील्ड हो चुका, उसे साइड में कर दो। Such repeal, if immediately before the date on which this अधिनियम comes into force there is any application, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी ट्रायल है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी अपील है जो कि पेंडिंग है, ठीक है जी, शैल बी डेल्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ, वो किस तरीके, उस पर कौन सा लॉ लगेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लगेगा। और यहां पे एक लीगल फिक्शन भी है आपके सामने कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट हम कैसे लगा रहे हैं? एज इन फोर्स, एज इफ, ये जो है ना, इस पे फोकस कीजिएगा, एज इफ, क्योंकि ये लीगल फिक्शन है, एज इफ दिस अधिनियम हैड नॉट कम इनटू फोर्स। हम इस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई करेंगे उन पेंडिंग केसेस पे जैसे कि बीएसए तो जो है वो आया ही नहीं है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद के जो केसेस हैं, जो बाद के केसेस हैं, उनके ऊपर आपका बीएसए ही एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से फ्रॉम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपको समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई भी माइंड में डाउट आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो घबराना नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज कि कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर देम। अगर क्वेश्चन छोटे होंगे तो मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो हम एक और सेपरेट वीडियो उस पर बना देंगे। सो आई होप आपको ये चीजें जो हैं, बेसिक्स जो हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड एज ऑफ नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, यस, इट्स टाइम टू से peace.